गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैटन लोग। तो दोस्तों, वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आएँ। आज जिस शख्स की हम लोग बात करेंगे, मैं कहूँगा अगर मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में तो आपको लगेगा शायद कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ या फिर किसी नावल की कोई कहानी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ल्स शोबराज की। चार्ल्स शोबराज का जैसे नाम लेते हैं तो अचानक से एक बड़ा गुड लुकिंग, बड़ा चार्मिंग सा चेहरा सामने आ जाता है। बट जितना चार्मिंग, जितना गुड लुकिंग, उतना ही खतरनाक, उतना ही शातिर और उतना ही ज़्यादा चालाक। दोस्तों, चार्ल्स शोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 में हुआ और इनका जन्म वियतनाम में हुआ था। दोस्तों, चार्ल्स शोबराज के पिता का नाम होत चंद्र शोबराज था। आपको जैसे मैं बताऊं कि चार्ल्स शोबराज में ये प्रवृत्ति थी जो मैं कहूँगा कि क्रिमिनल जो साइकी थी कैसे डेवलप हुई। चार्ल्स शोबराज बचपन से ही अपने माता पिता के साथ रहता था। उनकी माता वियतनाम से ताल्लुक़ रखती थी जबकि उनके पिता भारत के रहने वाले थे। जैसे जैसे चार्ल्स बड़ा होता है वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको पता है छोटे बच्चे की साइकी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं चीज़ें सारी। और बहुत कम उम्र में चार्ल्स शोबराज के माता पिता का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद चार्ल्स शोबराज एकदम अकेला पड़ जाता है, एकदम लोनली हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसको करना क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम में जबकि ज़माना इतना एडवांस नहीं था, मोबाइल या फिर कुछ ऐसी टेलीकॉम जैसी चीज़ें और एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, तो बच्चा 100% अपने माता पिता पे ही डिपेंडेंट होता था। दोस्तों, जैसे ही चार्ल्स के माता पिता का डिवोर्स होता है, चार्ल्स अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि उनकी माता की शादी एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से हो जाती है जो कि चार्ल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मतलब कि चार्ल्स अपनी माँ के पास रहना शुरू कर देता है। चार्ल्स की जो मदर होती हैं जिनकी शादी फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से हो गई होती हैं, उनके भी ऑब्वियसली अपने खुद के बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेंच जो ऑफिसर होते हैं, आर्मी ऑफिसर, उनके स्टेप फादर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं चार्ल्स के अंदर। और चार्ल्स के कहीं ना कहीं अकेलापन और दूसरे बच्चों से अलग हट के बिहेव होना, जो चीज़ें होती हैं सामने आना शुरू हो जाती है चार्ल्स के, और चार्ल्स की पूरी साइकी को वो अफेक्ट करती हैं। शायद यही चार्ल्स के अंदर एक बड़ा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से चार्ल्स के अंदर इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और इतनी क्रिमिनल जो साइकी थी डेवलप हुई। दोस्तों, जैसे कि चार्ल्स के साथ बचपन से ही उसके पिता बिहेव कर रहे होते हैं जो कि फ्रेंच आर्मी ऑफिसर, सॉरी बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आर्मी ऑफिसर होते हैं। जैसे जैसे चार्ल्स बड़ा होता है उसके अंदर चोरी की एक जो गंदी आदत उसको लगना शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे पेंसिल चुराता है, फिर लोगों की बुक्स चुराता है, फिर धीरे धीरे दुकानों में चोरी करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे चीज़ें गलत होती हैं तो चार्ल्स का क्रिटिसाइज़ होना भी लाजमी था उसके माता पिता के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा। लोग धीरे धीरे चार्ल्स को एक गंदा लड़का समझना शुरू कर देते हैं। बट क्या चार्ल्स इन सभी बातों से समझ रहा था या और उलझ रहा था? शायद वो किसी बड़ी हरकत को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहा था। 1963 में चार्ल्स एक बड़ी चोरी करता है और रंगे हाथों पुलिस उसे पकड़ लेती है। मतलब कि कार चोरी के लिए चार्ल्स को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि चार्ल्स को शायद इतना बड़ा झटका लग गया, वो कम उम्र में जेल चले गया, उस पर कार चोरी का अंजाम लगा तो चार्ल्स शायद सुधर गया होगा। नहीं, इस चोरी ने चार्ल्स की जो भावनाएं थी, चार्ल्स की जो हिम्मत थी और बढ़ा दी और धीरे धीरे उसके अंदर जो क्रिमिनल साइकोलॉजी थी बड़ी होती जा रही थी, बड़े लेवल पे डेवलप होती जा रही थी। कई शोधकर्ताओं ने शोध की, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने चार्ल्स पे स्टडी की और पाया कि उसको एंटी सोशल डिसऑर्डर है। मतलब कि एंटी सोशल डिसऑर्डर दोस्तों एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें कई तरह के एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेवलप होना शुरू हो जाती है किसी भी सफ़रर में। दोस्तों, चार्ल्स के अंदर भी ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, जैसे कि किसी के लिए दया ना आना, किसी पे दया ना करना, है ना, और क्रूल होना, थोड़ा सा अपने आप में रिजिड होना। तो ऐसे ऐसे फैक्ट उसमें डेवलप होते जा रहे थे और क्योंकि वो क्रिमिनल साइकोलॉजी का आदमी था, जबकि ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो रही थी तो कहीं ना कहीं उसे एक ताकतवर क्रिमिनल बना रही थी और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसे तैयार कर रही थी। 1975 में चार्ल्स एक बड़ी घटना को अंजाम देता है। टेरेसा नोल्टन नाम की एक थाईलैंड युवती को वो
मौत के घाट उतार देता है। और दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के सामने आता है, चार्ल्स जिन लोगों को टारगेट करता था वो लार्जली टूरिस्ट ही होते थे। चार्ल्स धीरे धीरे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाता था, उन्हें खाने पीने की चीज़ें ऑफ़र करता था और फिर मौका मिलते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता था। हुआ भी यूँ, 1975 में चार्ल्स अपनी पहली हत्या करता है। एक थाईलैंड युवती को वो मौत के घाट उतार देता है और उसकी जो विदेशी आइडेंटिटी होती है, जो उसकी टूरिस्ट आइडेंटिटी होती है, उसको भी वो मिसयूज़ करता है, उसे भी वो चुरा लेता है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, चार्ल्स लार्जली टूरिस्ट को ही टारगेट करता था। और दोस्तों ऐसे ही वो 3 फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करता है, विताली, कैनिलिया एंड टेंजा। इन्हें भी वो बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। और दोस्तों जैसे कि जो चार्ल्स के किस्से थे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, तो चार्ल्स अब अपना अगला मोहरा बनाता है इंडिया को। यस, 5 जुलाई 1976 को चार्ल्स दिल्ली पहुंच जाता है। जैसे कि उसका एक बेस्ट और फेवरेट टारगेट होता है टूरिस्ट। वहाँ भी जाके वो 60 विदेशी बच्चों को टारगेट करता है, उनके साथ थोड़ा मेल जोल बढ़ाता है, उनके साथ थोड़ा मिलना जुलना शुरू करता है और बड़ी चालाकी से उन 60 बच्चों के खाने में वो पॉइज़न मिला देता है। बट फॉर्चुनेटली वो पकड़ा जाता है। तो इंडियन पुलिस भी चार्ल्स को बड़े सख्ते से लेती है और उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें कड़ी सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों अब थोड़ी फिल्मी कहानी शुरू हो जाती है। चार्ल्स तिहाड़ जेल में बंद होता है और उसकी बैरक को जो पुलिसमैन सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, जो उसको गार्ड कर रहे होते हैं, वो उनसे भी धीरे धीरे अपनी दोस्ती बढ़ाता है। और एक दिन वो उन्हें झांसे में लेके बोलता है कि आज उसका बर्थडे है और वो उन्हें मिठाई खिलाएगा। और जैसे वो मिठाई सामने आती है चार्ल्स उनमें बड़ी चालाकी से नशे की दवाई मिला देता है और जिसे खाकर सारे के सारे पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं और बड़ी चालाकी से वो जेल तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और अब वो आता है गोवा। यस, अब उसका अगला टारगेट था गोवा, बिकॉज़ जहाँ जहाँ चार्ल्स जाता है वहाँ पे टूरिस्ट को टारगेट करना ज़रूरी होता है। दिल्ली अगेन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गोवा अगेन काफ़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की। तो अब चार्ल्स की एंट्री हो जाती है गोवा के अंदर। सो दोस्तों जब चार्ल्स गोवा पहुंचता है, बड़ी फिल्मी कहानी थी, मैंने आपको बताया। और इसके बाद 6 अप्रैल 1986 को उसे गोवा पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जहां उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और जैसे उसके जेल में 10 साल कंप्लीट होते हैं, वो वापस फ्रांस चले जाता है। और दोस्तों जैसे वो फ्रांस जाता है, फ्रांस जाते ही चार्ल्स के कारनामे भी उसके साथ जाते हैं, लोगों को उसके बारे में पता होता है। वहाँ चार्ल्स जाके अलग अलग मीडिया हाउसेस को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को अपना इंटरव्यू देता है और अपनी कहानी को सुनाने के उनसे पैसे चार्ज करता है, मतलब अपनी स्टोरी को बेचता है एक तरह से। तो दोस्तों गोवा में पकड़े जाने के बाद 10 साल की सज़ा होने के बाद 10 साल चार्ल्स जेल में बिताता है और 1977 में फ्रांस आ जाता है। फ्रांस आके चार्ल्स के किस्से भी उसके साथ आते हैं। चार्ल्स के बारे में ऑब्वियसली अब तक लोग जानना शुरू हो गए थे और चार्ल्स इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, इनका एडवांटेज लेना चाहता है। चार्ल्स अपनी स्टोरी अलग अलग मीडिया हाउसेस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सेल करता है और उनसे अपनी स्टोरी को या इंटरव्यू देने के पैसे चार्ज करता है और एक लेविश लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देता है। और दोस्तों फ्रांस के बाद अब चार्ल्स का अगला टारगेट होता है नेपाल। 2003 में चार्ल्स नेपाल शिफ्ट कर जाता है और वहाँ भी नेपाल जाकर भी चार्ल्स, जैसे कि उसका एक टारगेट रहता है टूरिस्ट और डेस्टिनेशन। मैंने अभी तक जो आपकी स्टोरी सुनाई आपने शायद देखा होगा कि चार्ल्स जहाँ भी मूव करता है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही होती है। तो यहाँ पे 2003 में भी नेपाल शिफ्ट कर जाता है चार्ल्स, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फिर कहूँगा ख़राब किस्मत के कारण 2 जर्नलिस्ट के हत्थे वो चढ़ जाता है और नेपाल पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। नेपाल पुलिस चार्ल्स पे 2 लोगों के मर्डर का इल्ज़ाम लगाती है और उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। 18 सितंबर 2003 को चार्ल्स को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और वहाँ वो अपनी जेल बिताना शुरू कर देता है। दोस्तों 19 साल जेल में बिताने के बाद, क्योंकि चार्ल्स की उम्र भी अब हो चुकी थी, तो नेपाल पुलिस ड्यू टू हिज बैड हेल्थ और उनकी एक ओल्ड एज की वजह से नेपाल जेल से उसे निकाल देती है और वापस फ्रांस डिपोर्ट कर देती है। तो दोस्तों अब जो चार्ल्स था वो फ्रांस आ जाता है और वापस अपनी वही हरकतें शुरू कर देता है। शायद आपको लगा होगा शायद अब चार्ल्स सुधरेगा, बट चार्ल्स अभी भी नहीं सुधरा। चार्ल्स फ्रांस वापस आ जाता है
और वहाँ आकर अपनी स्टोरीज़ अलग अलग मीडिया हाउसेस को सेल करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म को सेल करता है और बताता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसने जो भी कुछ किया है वो कुछ गलत नहीं किया है, उसको गलत तरह से सोसाइटी में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी चार्ल्स की कहानी, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। चार्ल्स अभी भी जीवित हैं और अपनी लाइफस्टाइल शायद एक अच्छे तरीके से ही बिता रहे होंगे। कोई भी आपके व्यूज़ हो इस कहानी को लेके, कोई भी आपके कमेंट हो इस स्टोरी को लेके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।